ओके, सो पीपल वी विल डील विथ कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब कैसे बैंक्स होते हैं? प्रोवाइड क्रेडिट मेनली टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। देखो होता क्या है, जो बैंक से लोन लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। जस्ट डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कोई भी बैंक आपका शक्ल देख के पैसा नहीं देने वाला है ना। उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी रहती है। कोलैटरल आपका क्या है, मतलब क्या आप गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, ज़मीन, सोना, प्रॉपर्टी जो भी है, और कैसे हमारा, तो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका इनकम प्रूफ लगता है, आपका टीडीएस लगता है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, ये आपको सबमिट करनी पड़ती है। बैंक से आप जाएंगे और ताबड़तोड़ में लोन अप्रूव नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ आईडी प्रूफ दैट नीड टू बी सबमिटेड, और ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है ये प्रोसेस, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आता है, लेकिन जो फार्मर्स हैं या जो मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, दे विल फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट। वो क्या करते हैं भाई साहब, वो जाएंगे बैंक के पास, बैंक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, पहले तो वो चकरा जाएंगे भाई साहब ये सब क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, वो जाते हैं किसी विलेज में मनी लेंडर के पास, और मनी लेंडर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको पैसा देता है और वो फंसते जाते हैं, ठीक है। मतलब मनी लेंडर के पास जब कोई जाता है तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन, आज ओसी है, अच्छा बैंकिंग चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आपके, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब कौन से बैंक्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बैंक से लोन प्रोक्योर करने का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। डिफिकल्ट है मतलब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, आपके आईडी प्रूफ से लेकर आपके इनकम प्रूफ से लेकर बहुत सारे, ठीक है। अगर आप एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स वगैरह, आपके 6 महीने की सैलरी स्लिप, आपका जॉब का डेजिग्नेशन, आपके ये सारी चीज़ें, और अगर आपका खुद का बिजनेस है देन यू विल हैव टू बेसिकली आपके जो रिटर्न्स हैं, टैक्स रिटर्न्स हैं, वो आपको सब सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। आपने जो भी जीएसटी फाइल किया रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ों से जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सब चीज़ों का जुगाड़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं, एंड दे नो द इम्पोर्टेंस। लेकिन जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, या जो लोग समझ लो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं बट दे आर समहाउ नॉट वेरी लर्नड, सो उनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करना बार बार ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच द ईजियर वे आउट फॉर देम वुड बी टू प्रोक्योर अ लोन फ्रॉम अ लोकल लैंडलॉर्ड। तो मतलब उधारी पे जो लोग गांव में पैसा देते रहेंगे, क्योंकि वो उनको पहचानते हैं, वो उनको पैसा तो दे देंगे लेकिन एट अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और अभी क्या होगा, एक सिलसिला चालू होगा जहां पे शोषण चालू होगा। शोषण चालू होगा मतलब ये फार्मर जाएगा उनके पास, उनसे आसानी से पैसे मिल सकते हैं, बैंक के पास जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फार्मर डिस्करेज हो जाएगा, लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, लैंडलॉर्ड से उसको आसानी से पैसे तो मिलते हैं लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं। तो इन पैसों को जब वो चुकता करने जाता है तो वो एक दलदल में फंसता जाता है, ठीक है। फिर उसकी ज़मीन चली जा सकती है, उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, लैंडलॉर्ड को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है शोषण करने का, ज़्यादा पैसा कमाने का, ठीक है। सो इस चीज़ से निपटने के लिए, इस टीडीएस प्रोसेस से निपटने के लिए कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई है। आपका जैसे सोसाइटी है, आप जिस बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब कैसा, सारे जितने भी मेंबर्स होंगे वो मेंटेनेंस भरते हैं, वो मेंटेनेंस भाई साहब आपका फंड जमा होता है, और उस मेंटेनेंस से आपके जितने भी बेसिक नीड्स है, जैसे पानी का बिल, ठीक है, लॉबी में या लिफ्ट का, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, वॉचमैन, ये सब आपका कॉमन चीज़ें हैं, इन सब के एक्सपेंसेस बेयर होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, इन सब के एक्सपेंसेस उससे बेयर होते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक का भी स्ट्रक्चर होता है। कोऑपरेटिव बैंक इज बेसिकली मेंट फॉर स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल लेबरर्स, ठीक है। सो जिनका भाई साहब the main purpose of government to encourage cooperative banks is so that the money basically reaches इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, यहाँ तक पैसा पहुँच सके। पैसा जो है वो पहुँचना चाहिए, तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और पैसा इन लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है, ठीक है। हेंस दे आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये कहाँ पे, जो सेमी अर्बन है मतलब पूरे अर्बनाइज्ड नहीं है, दे आर बेसिकली अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, एकदम गांव के पिछड़े लोग जो है, ठीक है। सो पूरे ग्रामीण जगहों पे ये भाई साहब आपका फेमस रहेगा।
दिस ईयर। कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट मेनली टू, तो आपके ये देखो पैसा जो है वो हमारे समाज के सारे स्तरों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कंप्लीट करते करते जूते घिस जाते हैं लोगों के, ठीक है। जिनको समझ में आता है उनको एक बार में समझ में आता है, लेकिन जो थोड़े से अनपढ़ होते हैं या जिनका पढ़ाई लिखाई उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनको भाई साहब समझ में आता, वो बोलेंगे ये कि भाई साहब मैं अगर अपने गांव के किसी लैंडलॉर्ड के पास जाऊं या मतलब जमींदार के पास जाऊं या जो पैसे देते हैं उनके पास जाऊं, फटाक से हो जाता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते नहीं है, आप दुनिया भर का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, उधारी वो भी दे रहा है, आप भी उधारी दे रहे हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वहां पे भाई साहब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो शायद पढ़े लिखे जो नहीं है उनको समझने में मुश्किल हो जाता है। अभी अगर देखो फार्मर को सही टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो वो फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएगा। सही टाइम पे पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपके भाई साहब उसको सीड्स खरीदने हैं, इरिगेशन करना है, ये सारा काम धाम उसका होना है। अगर उसको सही टाइम पे पैसा नहीं मिला तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। अगर वो फार्मिंग ठीक से नहीं कर पाया तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो देश में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपके भाई साहब फिर फूड क्राइसिस के लिए हम जो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल इम्पैक्ट और इट विल रिजल्ट इन फूड क्राइसिस। तो फार्मर का पैसा मिलना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। And unfortunately, the entire banking process is complicated enough, because of which the farmer is finding the banks unapproachable. To ease out this process, cooperative banks have been set up, ठीक है। तो सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल या लेट्स से वेरी स्मॉल स्केल यूनिट्स, बहुत छोटे स्तर पे जो धंधा करते हैं, लेकिन हर धंधे के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, इन सब के लिए भाई साहब आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। हेंस दे आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो आपके जो मतलब पूरे शहरीकरण जहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, सेमी अर्बन एरियाज और एकदम ग्रामीण जगहों पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन इंडिया, cooperative banks are registered under the Indian Cooperative Societies Act and regulated under Banking Regulation Act। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपका जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब ये जो हमारे सोसाइटी होते हैं सारे बिल्डिंग सोसाइटीज, इनका भी भाई साहब जो रजिस्ट्रेशन होता है ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, ठीक है। जो कैसा होता है, देखो बिल्डर क्या करता है, प्लॉट लेता है, उसमें बिल्डिंग खड़ा करता है, बिल्डिंग में सारे आपके जो फ्लैट्स हैं वो बिक जाने के बाद या एक परसेंटेज नंबर ऑफ फ्लैट्स बिक जाने के बाद आप सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका सोसाइटी अभी रजिस्टर्ड हो जाता है। सो बिल्डर इज नो लॉन्गर हैंडलिंग द एंटायर थिंग, इट विल नाउ बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी बेसिकली सारे डिसीजंस लेगी, मेंटेनेंस का, ठीक है, और मतलब जो भी आपका वाटर बिल है, पानी का बिल है, सिंपल मेंटेनेंस। तो इसी के तहत ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक्स भी रजिस्टर होते हैं, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो सब पे वैसे अब लागू होता है, ठीक है। ओके, जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल्स। पहला लेवल इनका क्या है, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट विलेज लेवल। तो यहाँ पे भाई साहब क्या करते हैं, विलेज लेवल पे दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। तो जो छोटे छोटे आपके अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हैं कॉमन पब्लिक से, ठीक है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई साहब पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, तो आपका जितना भी पैसा है आप उसको बचाइए, बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, बैंक आपको रिटर्न देगा, ठीक है। दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, तो कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो दे कलेक्ट मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक, दे ऑल्सो गेट्स फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अभी देखो इन बैंक्स में, देखो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा, बैंक कहाँ से पैसा लाएगा, कोई भी बैंक कहाँ से पैसा लाएगा, जो बैंक्स में अकाउंट्स खोलते हैं वो पैसा जमा करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, इसी पैसे को भाई साहब घुमाते हैं लेंडिंग में। लेंडिंग में मतलब उधारी पे देते हैं और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से लेते हैं। तो वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इधर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको माइनस करते हुए आपका आ रहा है भाई साहब द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दैट इज हाउ यू बेसिकली अर्न, दैट इज हाउ बैंक्स अर्न। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो आपके दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करो जो एक रूरल स्तर पे है, जो एक ग्रामीण स्तर पे है, उसके पास छोटा पैसा ही आ रहा है,
तो वो कहां से पैसा जनरेट करेगा इन ऑर्डर टू गिव लोन्स टू अदर्स, ठीक है। मे बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, मे बी फार्मर्स, मे बी लेबरर्स, हुसोएवर इज इन नीड, दीज कोऑपरेटिव बैंक्स विल लेंड मनी टू देम। लेकिन यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इनको बेसिकली थोड़ा सा फंडिंग देते हैं ताकि ये भी आगे फार्मर्स को, लेबरर्स को पैसा दे सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हम फार्मर्स को सही टाइम पे पैसा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हमारा पूरा एग्रीकल्चरल आउटपुट डैमेज हो जाएगा, और एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर इंपैक्ट होता है तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू फूड क्राइसिस। तब गवर्नमेंट के पास एक और प्रॉब्लम हो जाएगा टू डील विथ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली एंड ऑन टाइम, दीज कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली हेल्प अ लॉट। और इस कोऑपरेटिव बैंक में आपके बेसिकली क्या होते हैं भाई साहब, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, दीज बेसिकली हेल्प द प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर एट अ विलेज लेवल। तो इनको इनकी बैकिंग होती है, ठीक है। यहां से फंड्स आते हैं ताकि ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके फॉर लेंडिंग, ठीक है। ओके, district central cooperative banks, and these are at district levels. They collect deposits from the public at the district level and also get funds from the state cooperative bank for the purpose of lending. तो आप देख रहे हो भाई साहब, जैसे विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको कहाँ से फंडिंग मिल रही थी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से। स्टेट लेवल पे जो है, सॉरी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसको कहाँ से फंडिंग मिल रही है, स्टेट लेवल से, ठीक है। इट इज बेसिकली गेटिंग फंडिंग फ्रॉम state level cooperative bank at state level. This bank provides funds to district central cooperative banks and primary credit societies as required. तो ये भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों को भी फंडिंग प्रोवाइड करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। क्लियर है पीपल, ओके। State cooperative bank also performs the function of monitoring over district banks and credit cooperative societies. तो जितने भी आपके credit cooperative societies होते हैं और district banks होते हैं उन पे भी भाई साहब strict monitoring होती है इनकी, ठीक है। Monitoring क्यों जरूरत है? Why do we need monitoring? In any banking system you will need a strict monitoring system. आपको मालूम है भाई साहब, बैंकिंग में आपका जब डे क्लोज होता है तो आपको पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा ट्रांजैक्शन अपलोड करके यू हैव टू बेसिकली सेंड इट टू आरबीआई, और आरबीआई में ऑडिट होती है भाई साहब। क्यों? वाई डू यू थिंक देयर हैज टू बी अ क्लोज मॉनिटरिंग डन फॉर बैंकिंग सिस्टम, एनी बैंकिंग सिस्टम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेशनलाइज बैंक्स बोल लो, प्राइवेट बैंक्स बोल लो, या आपके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोल लो, यू विल ऑलवेज नीड अ स्ट्रिक्ट चेक और अ कंट्रोल ओवर देम। वाई? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। वाई वुड यू नीड एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम? हाँ, बिकॉज ऑफ मनी। हाँ, मनी तो क्या? बैंक पे भरोसा रखा, बैंक आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। हिसाब किसका हिसाब? बैंक आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैंने कुछ पैसे जमा किए, अभी पता नहीं मेरे को बैंक पैसा वापस देगा कि नहीं, इसके लिए नहीं मॉनिटरिंग है। बैंक को पैसा आपको देना ही पड़ेगा, वॉट एवर इट हैज कमिटेड दैट इट हैज टू गिव। आपने अगर वैसा कोई पैसा जमा किया तो लेट्स से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या सेविंग्स पे, तो वो दैट द बैंक इज बाउंड टू गिव। सिर्फ उसके लिए मॉनिटरिंग नहीं होती है। मॉनिटरिंग हिसाब किस बात का हिसाब और क्यों? ज्यादा ब्लैक मनी, यस ब्लैक मनी इज वन थिंग। ब्लैक मनी में तो अभी काफ़ी सारा कंट्रोल है। पहले जिसको हम हवाला मनी बोलते थे, ठीक है। हवाला मनी मतलब जैसे अगर आप देखोगे डॉलर्स यहाँ पे अगर आप भेजोगे तो बहुत रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लोग क्या करते थे भाई साहब, यहाँ पे पंप इन मनी का, उसका तो कंट्रोल सिस्टम अलग है। व्हाट एल्स? प्राइमरली व्हाट एल्स? हवाला मनी झोल है, ठीक है। झोल है तो उसमें भाई साहब, हाँ ठीक है, दैट इज वन थिंग टू कंट्रोल। आप उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग। देखो हवाला मनी क्या होता है कि मैं अगर समझ लो यहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग कर रहा हूँ, तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ और मैं किसी बैंक अकाउंट में भाई साहब अचानक से बहुत सारा पैसा डाल रहा हूँ, तो वो एक अलार्मिंग हो जाएगा। वाई इज दिस पर्सन गेटिंग सो मच ऑफ मनी फ्रॉम अ फॉरेन बैंक अकाउंट? So maybe there are some suspicious activities or maybe some funding for any terrorist activities happening. So ये तो बैंक्स का आइडेंटिफाई करने का, ये तो साइबर में हम पता कर सकते हैं। लेकिन उसके सिवा क्या? टैक्स का कुछ खास लेना देना नहीं है। टैक्स का तो पूरा सिस्टम ही है। What is basically what else?
देखो समझो भाई साहब, अगर एक कोई बैंक है, ठीक है, एक कोई बैंक है और भाई साहब मतलब समझ लो बैंक का डायरेक्टर मैं हूँ और राहुल मात्रे इज समबडी हु इज अ रिलेटिव टू मी, ही इज़ बेसिकली माई रिलेटिव, और ये आता है और बोलता है कि भाई मुझे लोन चाहिए, 5 करोड़ का लोन चाहिए, बिजनेस खोलना है। मैंने जस्ट बिकॉज ही इज़ माई रिलेटिव आई अप्रूव दैट लोन, इज इट करेक्ट? इट्स नॉट करेक्ट, राइट, इट्स नॉट करेक्ट। लेकिन मैंने वो लोन अप्रूव कर दिया, क्यों अप्रूव किया, किसके बेसिस पे अप्रूव किया, क्या उसने मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन किया, उसका बिजनेस हिस्ट्री क्या है, हाउ हैज़ द लोन बीन अप्रूव्ड, ठीक है। आपने सुना रहेगा कुछ दिनों पहले एक बैंक डिसॉल्व हुआ था, पीएमसी बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व हुआ और वहाँ पे सेम केस हुआ था, सेम थिंग, लोन्स में झोल हुए थे, ठीक है। काफ़ी हद तक हमारे बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हुए हैं बैंक्स में, जहाँ पे जैसे विजय माल्या भाई साहब पैसा लेकर भाग गया, ठीक है, या मोदी मतलब नीरव मोदी, दैट इज ऑल्सो अ केस। तो ये बैंक्स में बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से मतलब बैंकिंग में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रोसेस है। आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे भाई साहब एक कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन हो या करोड़पति हो, if your loan has to be approved, that has to be approved on the basis of certain documents and checks. उन चेक्स और डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने पूरा किया है, प्रोसीजर किया है, then only you have the right to go ahead and approve that loan, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जो आप घुमा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने आज राहुल मात्रे का लोन अप्रूव कर दिया, ये 5 करोड़ मेरे घर से नहीं गए हैं, ये 5 करोड़ भाई साहब जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा गया है। कल को राहुल मात्रे इफ ही एस्केप्स इंडिया, इफ़ ही बेसिकली देन मेरे पास पैसा उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं होगा। वो 5 करोड़ गए, अब ये 5 करोड़ किसका गया? ये भाई साहब जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनका ही तो पैसा गया। कल मैं इनको कहाँ से पैसा दूंगा? तो बैंक भाई साहब लॉकडाउन हो जाएगा, बैंक विल बी दिवाला निकल जाएगा उसका। तो इसीलिए अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इज डन, ठीक है। दिस स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इज डन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मनी इज वॉट एवर लोन्स हैव बीन अप्रूव्ड दे आर लेजिटिमेट, दे आर नॉट इलेजिटिमेट, ठीक है। कहीं भी वैसा झोल ना हुआ, ठीक है। तो जो भी है, चाहे आप 10 रुपए का लोन अप्रूव कर रहे हैं या 10 करोड़ का, ठीक है, इट हैज़ टू बी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऑन योर बिजनेस। क्या है भाई साहब आपका बिजनेस, उस बिजनेस में आपका कितना आउटपुट है, कितना रिटर्न्स हैं, कितना रिक्वायरमेंट है, क्यों आप इतना लोन ले रहे हैं, सारी चीज़ें भाई साहब वेरिफिकेशन के साथ अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर चेक, ठीक है, ओके। So industrial development banks are financial institutions that provide medium and long term funds to business firms. तो अभी भाई साहब हमारा किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस का स्मूथली रन होना बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस का स्मूथली तभी रन हो सकता है जब बिजनेस में डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो, ठीक है। और इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बिजनेस फर्म्स या तो शेयर्स रेज करते हैं या तो बैंक से लोन लेते हैं। शेयर्स का रेज करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। वन प्रोसीजर इज टू गेट द मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड बैंक्स हैव टू बेसिकली फाइनेंस देम, बिकॉज अगर आपका इकोनॉमी भाई साहब ग्रो नहीं होगा तो गवर्नमेंट को दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस हाउसेस को सही टाइम पे पैसा मिल सके, ताकि वो सही टाइम पे प्रोडक्टिविटी कर सके, ठीक है। सो जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको डेवलप करने के लिए आपके इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका IDBI हो गया, देखो IDBI इज एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसका नाम ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स विच केटर टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस हाउसेस, ठीक है, ओके। दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, विच केटर टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फंक्शन इनके क्या है भाई साहब? प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो मीडियम मतलब जैसे 2 साल का, 5 साल का, जो भी है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है। और कुछ है भाई साहब जो लॉन्ग टर्म फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज को सही टाइम पे एक्सपेंशन के लिए भाई साहब पैसा लगता है, एंड इफ बैंक्स कैन प्रोवाइड देम इट विल ऑलवेज केटर टू द नीड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर द एंटायर नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब, ओके। और क्या है भाई? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। तो फंक्शंस भाई साहब अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, आपके जो शेयर्स होते हैं उनकी अंडरराइटिंग होती है। अंडरराइटिंग मतलब क्या होती है? अंडरराइटिंग इज व्हाट?
भाई देखो, जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपको लोन देता है, तो बैंक को पूरा प्रूफ चाहिए आपके इनकम पे, आपका रेवेन्यू जनरेशन पे, आपके रिक्वायरमेंट पे, ये सारी चीज़ें चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस हकीकत में वही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जोल का डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर रहे हो। अंडर राइटिंग भी वैसी चीज़ है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। आप जो शेयर्स इशू करने की कोशिश कर रहे हो, दे शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट दैट इज डन, ठीक है। आप ऐसे ही उल्ट पुल्ट कुछ भी शेयर इशू करके वो पैसा लेकर भाग जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। दीज शेयर्स हैव टू बी अंडर राइटिंग, और इसका अंडर राइटिंग कौन करेगा? जितने भी इंडस्ट्रियल बैंक्स होंगे। ऑल दीज इंडस्ट्रियल बैंक्स विल बेसिकली डू अ चेक ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर्स और द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट यू आर ट्राइंग टू रेज फॉर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज। सो दिस हैज टू बी डन, ठीक है। ये अंडर राइटिंग बोलते हैं। अंडर राइटिंग मतलब चेक करना, ठीक है। परचेजिंग डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। सो ये सारे आपके भाई साहब परचेजिंग डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये सारे जो है ये हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। डिबेंचर से, बॉन्ड से या शेयर से कैपिटल को रेज करना, ये कोई किराने की दुकान वाला नहीं करेगा, ये कोई फार्मर नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विच आर डन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। दीज आर डन बाय बिग बिजनेस हाउसेस। तो इन सब पे चेक कौन रखेगा? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। ये भी पैसा रेज करने का ही एक तरीका है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं कि भाई साहब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और उसके नाम पे भाई साहब शेयर चल रहा है। कंपनी अभी तक भाई साहब एक नाम के लिए एक दुकान या गाला रख दिया है कि ये कंपनी है, लेकिन भाई साहब करोड़ों के शेयर्स चल रहे हैं उस पर। ऐसे बहुत बार हुआ है। सो हु इज गोइंग टू ऑथराइज दीज थिंग्स? हु इज गोइंग टू चेक ऑन दीज थिंग्स? सो दीज आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स which have been set up, which will monitor loans which have been sanctioned to them, which will also make sure that the loans are sanctioned to big business houses, industries and factories on the right time, and they will also check, or rather underwrite, whatever share capital, debentures and whatever finances they are trying to raise, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हो गए? एग्जाम्पल, आपके जो बैंक्स हैं वो या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हो जाएंगे? उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट, जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, दीज आर व्हाट? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कौन कौन से हो जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे आपके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे आपके भाई साहब नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। दीज आर बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। ओके, तो रीजनल रूरल बैंक्स, हमारा मोटिव क्या है भाई साहब? फार्मर आपका अच्छे से प्रोडक्टिविटी करे ताकि उसका इनकम भी अच्छा हो और उसकी प्रोडक्टिविटी का फायदा पूरा देश उठा सके, ठीक है। और इसीलिए आपके भाई साहब रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। और इन रीजनल रूरल बैंक्स को कौन स्पॉन्सर करता है भाई साहब? दे आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं वो इनको स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स के पास कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। वहाँ पे छोटे मोटे फार्मर्स हैं, वो कहाँ कितना डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन बैंक्स को सपोर्ट होता है कहाँ से? लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक से। SBI, लेट्स से आपका भाई साहब इलाहाबाद बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, विच आर बेसिकली मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। These banks were established in 1975, obviously in order to help the poor farmers. फंक्शंस क्या है? मोबिलाइज, दैट इज कलेक्ट डिपॉजिट्स मेनली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो जितने भी आपके रूरल एरियाज हैं और सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ से भाई साहब मोबिलाइज करना मतलब कलेक्शन करना पैसों का, फंड्स का, ठीक है। व्हाट एल्स? पीपल प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस मेनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो इनको लोन से एडवांसेस देना मेनली टू वेरी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिशंस। तो फार्मर्स जिनको भाई साहब एग्रीकल्चर लेबर्स, तो सारे देखो फार्मर कौन होता है? जिसकी खुद की ज़मीन हो और जो फार्मिंग कर रहा हो। तो खुद की ज़मीन पे अगर फार्मिंग करना तो भी पैसे चाहिए भाई साहब। टाइम पे आपको पानी चाहिए, टाइम पे आपको ट्रैक्टर चाहिए, टाइम पे आपको भाई साहब लेबरर्स चाहिए, ठीक है, फसल की कटाई वगैरह के लिए। फिर आपको भाई साहब उसको लेकर जाना है और बेचना है, तो इन सब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है। ये सब आपके हो गए भाई साहब फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स मतलब सबके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के फार्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे के फार्म में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की ज़मीन या तो लुट चुकी होती है, ठीक है, उन्होंने किसी लैंडलॉर्ड से पैसा लिया था, उसका पैसा चुकता नहीं कर पाए, ज़मीन गिफ्ट हो गई, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, काम कहाँ से फैमिली चलाएं, तो दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिशंस मतलब जो घड़ा, मिट्टी का घड़ा या जो आपके हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इनटू फार्मिंग बट दे आर इनटू रूरल कल्चरल थिंग्स जो हैं उनको बनाते हैं वो, ठीक है। तो इन सबको वैसा पैसा चाहिए और इन पैसों को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की सेटअप हुई है। दीज आर RRBs विच हैव बीन सेटअप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक अलग टाइप का, आपका जितने भी आपने बैंक्स देखे अभी तक, चाहे आपका भाई साहब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ले लो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लो, या भाई साहब आपका RBI तो खैर जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, लेकिन लेट्स से आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक्स ले लो, कोऑपरेटिव बैंक्स ले लो, रीजनल रूरल बैंक्स ले लो, इनका भाई साहब डायरेक्ट पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, दे आर बेसिकली इन कॉन्टैक्ट विद डायरेक्ट पब्लिक। नाउ देयर इज अ सेपरेट टाइप ऑफ बैंकिंग, और आज की तारीख में बहुत इमर्जिंग फील्ड है विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डील विद जनरल पब्लिक। ये भाई साहब जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। सो देयर क्लाइंट्स यूजुअली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे फंक्शन क्या है भाई साहब, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू कस्टमर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भाई साहब ऑब्वियसली यू प्रोवाइड फाइनेंशियल, ठीक है, असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब आप यहाँ पे पैसा, एडवाइजरी असिस्टेंस क्या होता है, ये उनका मेन फंक्शन है, ठीक है। पैसे से पैसा बनता है, तो मतलब कैसा है कि देखो कोई कंपनी है, आप कंपनी में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को बेच करके आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन इज दैट द ओनली वे टू मेक मनी? आर देयर डाइवर्स वेज टू मेक मनी? आर देयर सम अदर वेज टू मेक मनी एज वेल? ये तो चल ही रहा है ना भाई साहब, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये कब तक चलेगा, टिल व्हाट टाइम, ठीक है। सो इज देयर एनी अदर वे टू अर्न मनी? तो इसमें आता है आपका भाई साहब इन्वेस्टमेंट। तो आप देखोगे जितने भी आपके बिजनेसेस होते हैं वो किसी एक बिजनेस पे स्टिक नहीं करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील है भाई साहब, वो आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज देयर मेन कोर बिजनेस। लेकिन भाई साहब आपको होटल्स मिलते हैं टाटा के, है ना भाई साहब, ताज होटल टाटा स्पॉन्सर्ड है, आपका टाटा नमक, ठीक है, आपके टाटा के भाई साहब टाटा स्काई, कितनी चीज़ें आप देखोगे भाई साहब दे आर इनटू, ठीक है। सो आपका रियल एस्टेट में भी वो लोग हैं। तो ये जो आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, दे आर बेसिकली आपके मनी को, क्योंकि आपका मनी का रिक्वायरमेंट हर समय शेयर से नहीं पूरा कर सकते आप, और मनी का रिक्वायरमेंट बैंक से लोन्स लेते हुए भी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। सो दीज आर इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियली एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू कस्टमर्स, प्रोवाइड एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हैं उन डिसीजंस पे भाई साहब एडवाइस देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च। अभी देखो आज की तारीख में काफ़ी सारे मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं। होता क्या है, देखो आपने एक कंपनी बनाई, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, अभी आपने क्या डिसाइड किया कि लेट्स सेल इट ऑफ एंड मूव ऑन टू मेक अनदर कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जहाँ पे आप एक कंपनी को बनाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं एंड अगेन, तो ये मर्जर हो जाता है। कभी कभी कंपनीज में मर्जर हो जाता है, जैसे कभी कभी बैंक्स में भी मर्जर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मर्जर, एक्विजिशंस, ये सब होते रहते हैं। कोई दो ग्रुप्स हैं अच्छा प्रोडक्ट बेचे, लेकिन दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है, तो दोनों बोलते हैं कि भाई साहब ये एक दूसरे से दुश्मनी ना पाल के, हमारा भाई साहब ये मार्केट है, हमारा ये मार्केट है, दोनों भाई साहब लड़ रहे हैं, ये कभी अपने प्राइस ड्रॉप कर रहा है, ये कभी प्राइस ड्रॉप कर रहा है, ये कभी क्वालिटी में कुछ और फीचर ऐड कर रहा है। तो ये सब ना करके अगर हम दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं तो पूरा मार्केट ही हमारा हो जाएगा। सो दीज आर सर्टन मर्जर्स और एक्विजिशंस दैट माइट हैपन, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करती है भाई साहब, फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च। तो ये देखते हैं मतलब कि कौन सा जो आपका बेसिकली कंपनी है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, ये कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, इनका मार्केट शेयर कितना है, इनका मार्केट शेयर कितना है, विल अ मर्जर और एक्विजिशन बेनिफिट बोथ द पार्टीज, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ों को वो सजेस्ट करते हैं। देखिए आपकी कंपनी बी है, ये प्रोडक्ट बना रही है, आप वो वाला एक कंपनी ए है, उसके साथ अगर आप मर्जर करते हैं तो आज की तारीख में आपका 30% मार्केट शेयर है, अगर आप उसके साथ मर्जर करते हैं तो आपका मार्केट शेयर बढ़ के 80% हो जाएगा। सो दोनों को फायदा होगा। इस तरीके की डील्स और नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, ओके।
क्योंकि यहाँ पे बड़े पैसे का मामला है। बड़े पैसे का मामला है मतलब कौन से मर्जर्स, एक्विजिशंस या इन्वेस्टमेंट्स करें कि पैसा बढ़े, ठीक है। सेविंग्स बैंक आज की तारीख में बहुत ही मतलब सेविंग्स बैंक कुछ नहीं है। मैं अगर बोलूँगा आपको, आप अपने वॉलेट में पैसा रखते हो या बैंक में पैसा रखते हो, बात एक ही होगी, ठीक है। सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन मतलब पैसा वॉलेट में रखें तो खर्च होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बैंक में रखें तो थोड़ा कम है संभावना, ठीक है। तो इसके लिए लोग सेविंग्स बैंक यूज़ करते हैं। अदरवाइज सेविंग्स बैंक के रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। और लेट्स एक्सेप्ट इट कि उतने नहीं हो पाएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग्स बैंक इज टू एनकरेज सेविंग्स अमंग्स पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। पोस्टल सेविंग्स बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पोस्टल सेविंग्स बैंक होते हैं, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में आपके बहुत सारे, ठीक है। पोस्टल सेविंग बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस में अकाउंट करके भी आप बहुत सारे फीचर्स, जैसे आपका एनएससी होता है वो आपका अट्रैक्टिव रिटर्न होता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक्स होते हैं, यहाँ पे भी भाई साहब आप इस सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सब में सेविंग्स का फीचर है। सारे बैंक्स में आप एक सेविंग्स अकाउंट खोल ही सकते हैं, खोलना ही पड़ेगा। पहला अकाउंट जो आपका खुलता है वो सेविंग्स अकाउंट ही होता है। अब डिपेंड करता है कि भाई साहब आप उसमें कितना पैसा रखते हैं, ठीक है। ओके, एक्सचेंज बैंक्स एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक्स फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका ट्रांजैक्शन मतलब कोई डॉलर में पैसा लेकर आया है तो इंडिया में करंट जो डॉलर वैल्यू होगी वो पैसा उसको देना पड़ेगा हर एक डॉलर के ऊपर, या कोई अगर बाहर जा रहा है तो उस पैसे को उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वेर एवर ही इज गोइंग, ठीक है। तो उसकी ये होता है भाई साहब एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब ये जो एक्सचेंज बैंक्स होते हैं ये तो बैंक्स होते ही हैं, लेकिन इसको फैसिलिटेट करने के लिए आज की तारीख में मतलब बहुत प्राइमरी लेवल पे, जैसे अगर आप बहुत हाई टूरिस्ट सेंटर्स देखेंगे जहाँ पे पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बेसिकली कम, जैसे गोवा हो गया, ऋषिकेश हो गया, इंडिया में ऐसे सेंटर्स अगर आप देखेंगे जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, पौंडीचेरी हो गया, these are basically tourist centers which attract people from various parts of the world। वहाँ पे ऐसे कॉमन शॉप्स में भी आपके फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, they basically do foreign exchanges, ठीक है। and these are basically centers which are tied up with the bank। ओके, एग्जाम्पल बार्कलेज बैंक, डॉशे बैंक, HSBC बैंक, ये सारे आपके जो बैंक्स हैं दे विल एनकरेज फॉरेन एक्सचेंज। फंक्शंस, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, तो फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को ये फाइनेंस करते हैं। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब समझते हैं आप अकाउंटिंग में, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? अगर आपने भाई साहब कोई समझ लो माल उठाया रहेगा किसी दूसरे कंट्री से तो आपका एक बिलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं। डिसकंटिन्यूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उस पर जो डिस्काउंट लगता है, ठीक है। रेमिटेंसेज ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, रेमिटेंसेज मतलब अर्निंग, ठीक है। डिविडेंड से अर्निंग या इंटरेस्ट से अर्निंग या प्रॉफिट से अर्निंग, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेसेस इन स्पेसिफिक एरियाज। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। देखो स्पेसिफिक एरियाज, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती है, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज भी नहीं हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट इनको भाई साहब बिजनेस जोन्स डिक्लेयर करती है। दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैसे अगर आप नवी मुंबई देखेंगे वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब वहाँ पे आप इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है, ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन जगहों पे, ठीक है, इन जगहों पे बिजनेस को डेवलप करने के लिए सर्टेन स्पेशल बैंक्स आर देयर, प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट, सारा सपोर्ट, ठीक है, फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। गवर्नमेंट चाहती है कि इन जगहों पे बिजनेस डेवलप हो। यहाँ पे भाई साहब एग्रीकल्चर को डेवलप करने का मतलब रास्ता नहीं दिख रहा है, हो सकता है ज़मीन बंजर हो, ठीक है, और किसी चीज़ को डेवलप करने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि लेट्स ओपन अप बिजनेस वेंचर्स, ठीक है। अगर हम बिजनेस वेंचर्स करेंगे, ओके, सो दीज आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट, मतलब स्पेसिफिक एरियाज में। देखो बहुत सारे, जैसे अगर आप प्राइमरी देखोगे बॉम्बे जो एरिया है इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे भाई साहब और कोई मतलब कुछ व्हाट इज द रीजन दैट सो मेनी पीपल आर आउट हियर, बिकॉज दिस हैज बीन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी। तो इसी लॉजिक से आप ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे भाई साहब और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड कर पाएँ, हम यहाँ पे भाई साहब सॉफ्टवेयर कंपनीज को डेवलप कर पाएँ। तो इस तरह से IT पार्क्स हो सकते हैं क्या, ठीक है, हम बेसिकली रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप कर सकते हैं क्या। तो इन सब जगहों पे बिजनेस को इनकरेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्सिम, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाबार्ड, ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं इंपोर्टर्स हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगता है। इट फंक्शंस एज द प्राइमरी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये बैंक्स हैं, ठीक है। इट एम्स टू प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली भाई साहब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना आपका बढ़ेगा, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट आपका हमेशा इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएगा, और जितना ज़्यादा आपका किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड स्टैब्लिश होगा उतनी ज़्यादा दुश्मनी भी डिसॉल्व होगी, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इट वाज सेट अप ऑन 1990 under the Act of Indian Parliament. SIDBI acts as the principal financial institution for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम MSME बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे एंटरप्राइजेस, स्मॉल मतलब थोड़े से बड़े, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, लेकिन कैपिटल की रिक्वायरमेंट एट द राइट टाइम है। राइट टाइम पे इनको अगर नहीं मिला पैसा, सो दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर बिजनेसेस, ठीक है। So it acts as the principal financial institutions for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises, ठीक है, इन सब के लिए डेवलपमेंट। It also coordinates the functions of institutions engaged in similar activities, तो दूसरे जो institutions हैं उनको भी ये encourage करता है, ठीक है, in similar activities, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, नाबार्ड, ठीक है। एंड दिस इज प्राइमरली फॉर, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, तो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को भाई साहब ये फाइनेंस करता है, ठीक है। एपेक्स इंस्टीट्यूट है फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। नाबार्ड प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स को पर्टिकुलरली देखो, कुछ फार्मर्स होते हैं जो बहुत लंबा फार्मिंग करते हैं, मतलब समझ लो 1 साल तक की फार्मिंग के लिए उनको वैसा पैसा चाहिए। कुछ फार्मर्स होते हैं जो 3 महीने का कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो दिस डिपेंड्स, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, तो नाबार्ड बेसिकली करता क्या है, इट फाइनेंसेस द रीजनल रूरल बैंक्स और वहां से मनी डिस्पर्स होता है फार्मर्स को, ठीक है। New models of banking. The new models of banking are small finance bank. In India, small finance banks are a type of niche banks. They have small finance bank license. They provide basic banking services of accepting deposits and lending money. एकदम सिंपल सा ढांचा है इनका, भाई साहब डिपॉजिट्स लेते हैं और मनी को लेंड करते हैं, लेकिन उतने बड़े तादाद में नहीं, स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। ओके, द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर नॉट बीइंग सर्व्ड बाय अदर बैंक्स। भाई साहब बड़े बड़े बैंकों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मतलब थोड़ा सा यू नो व्हेन आप किसी बड़े एकदम बैंक में जाकर बोलेंगे कि भाई मुझे ना 1000 रुपये का लोन चाहिए, तो वो क्या मतलब आपको क्या 1000 रुपये क्या लोन देंगे, ठीक है। शायद उनका भाई साहब लोन का प्रोसीजर ही स्टार्ट होता हो 1 लाख के ऊपर से, ठीक है। सो कभी कभी रिक्वायरमेंट इतनी ही छोटी रहती है, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 50,000 रुपये, ऐसे लोन्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग, ठीक है। सो द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर नॉट बीइंग सर्व्ड बाय द अदर बैंक्स। कोई 50,000 का लोन लेने जा रहा है, 20,000 का लोन लेने जा रहा है, तो शायद बड़े बड़े बैंक्स के लिए वो पॉसिबल ना हो उसको केटर करना। सो दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बेसिकली एंगेज इन डिसबर्सिंग लोन्स और अप्रूविंग क्रेडिट्स टू देम, ठीक है।
Objectives: providing an institutional mechanism for promotion of savings for unserved and undeserved sections of populations. तो ऐसे बहुत पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिनको मतलब हम उनके कास्ट के वजह से हो, उनके रिलीजन की वजह से हो, या उनके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से हो, हम उनको डिसरिगार्ड कर देते हैं. वी बेसिकली डिसरिगार्ड देम. ठीक है. तो देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज नेग्लेक्टेड एंड डिसरिगार्डेड बाय अस. और अगर ये होगा तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे की तंगी तो होगी. इस पैसे की तंगी को मिटाने के लिए हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं ये. ठीक है. सप्लाइंग क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ठीक है. स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो स्मॉल होते हैं और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं. ठीक है. माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज, एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एक सैलरी मिलती है. ठीक है. तो आप जॉब के हिसाब से आपकी एक सैलरी होती है जो आपको हर मंथ मिलती है. सो दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. मतलब आपका एक पे स्केल होता है. ये प्रॉपरली आपको भाई साहब महीने के 31 को या 1st को या 2nd को आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जैसे मजदूर लोग होते हैं. ठीक है. इनका भाई साहब पगार, अच्छा काम किया, अरे यार तुम्हारे इस काम में ना ये तुमने नहीं किया, वो तुमने नहीं किया. मतलब जहाँ पे शोषण होता हो, जहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है. पैसे तो शायद उनको मिलते होंगे लेकिन इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. ऑर्गेनाइज मतलब इस काम के इतने पैसे मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो जहाँ पे बस मतलब पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं काम करने के बाद भी, तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज. तो इनको फाइनेंस करने के लिए भी ये बैंक्स होते हैं. दीज आर बेसिकली देयर टू फाइनेंस दीज एज वेल. एग्जाम्पल: जनरल स्मॉलर फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. ऑल दीज आर बेसिकली स्मॉल फाइनेंसिंग यूनिट्स. ठीक है. which finance small units. Eligibility: existing non banking financial companies, NBFC. ठीक है. मतलब ये नॉन बैंकिंग है. नॉन बैंकिंग सेक्टर मतलब दे आर नॉट पॉपुलरली बैंक्स बट दे ऑपरेट एज बैंक्स. ठीक है. लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज हैं. ये भी भाई साहब स्मॉल बैंक्स की तरह बिहेव कर सकती हैं. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो लेवल पे फाइनेंसिंग करती हैं, MFI, एंड लोकल एरिया बैंक्स लैब कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स. स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो बैंक स्टैब्लिश करना कोई खाने का काम नहीं है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है. सो दे कैन अप्लाई. ये जितने भी आपके NBFC या MFI या लोकल एरिया बैंक्स, दे कैन बेसिकली अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. दीज बैंक्स कैन बी प्रोमोटेड ईदर बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट और सोसाइटीज. तो ये सारे लोग इसका प्रमोशन कर सकते हैं. ठीक है. हम इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं बैंकिंग सिस्टम का? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक से सिर्फ उन्हीं से बात नहीं बनेगी. ग्रामीण एरियाज में अगर आपको स्मॉल लेवल पे फाइनेंसिंग करनी है तो और भी ब्रांचिंग होनी चाहिए, और इसी के लिए हम इन सब चीज़ों को इनकरेज कर रहे हैं. स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग, रूरल बैंक्स, इन सब चीज़ों का सेटअप हो रहा है. क्योंकि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, दे बेसिकली फाइनेंस एंड केटर टू अर्बन पीपल प्राइमरली, और इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स, बट नॉट टू वेरी स्मॉल फार्मर्स. एंड दैट्स द रीजन सच अ डाइवर्स, मतलब आपका भाई साहब जैसे एक नदी होती है ना भाई साहब, उसका एक हिस्सा, फिर उसका हिस्सा, फिर उसकी ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांचिंग होती जा रही है ताकि पैसा सब तक पहुंचे और सही टाइम पे पहुंचे. Establishment and regulation: these banks are established as public limited companies in the private sector under the Companies Act 2013. ठीक है. They are governed by the provisions of Reserve Bank of India. तो उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है भाई साहब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देयर इज नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस फॉर दीज बैंक्स. ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र को ही फाइनेंस कर सकते हैं. कोई आपका टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन फाइनेंस एनीबडी एट एनी प्लेस. ठीक है. Payment bank. Okay, what is payment bank now? It is conceptualized by the RBI. These banks aim to provide financial services to small businesses and low income people. ठीक है. Financial services. Comparison with other banks, it can perform most of the banking functions
सच एज रेमिटेंस सर्विसेज, मतलब रेमिट होना, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कर सकते हैं. हाउएवर इट इज नॉट अलाउड टू इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड. सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स ओनली अप टू ₹1 लाख. तो भाई साहब इनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हम पेमेंट बैंक्स बोलते हैं. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो ये सब जितने भी आपके पेमेंट्स वाले फीचर्स होते हैं, ठीक है, इनके ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो आप भाई साहब ये जो पेटीएम करते हैं या आपके भाई साहब एयरटेल पेमेंट बैंक, इनको भी भाई साहब बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी में आना पड़ता है, ठीक है. दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स ओनली अप टू 1 लाख. 1 लाख का ट्रांजैक्शन ही आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है. आप यहाँ पे पेटीएम जो बैंक है, इट कैन नॉट इशू डेबिट कार्ड्स, ठीक है, एटीएम कार्ड्स नहीं इशू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग नहीं करवा सकते हैं, रेमिटेंस सर्विसेज तो आपके बैंक में इतना क्रेडिट हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें, ठीक है. लेकिन अभी ये बढ़ने वाला है. दिस इज बेसिकली गोइंग टू इंक्रीज. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी फंक्शंस है और सेकेंडरी फंक्शंस है. क्या क्या है भाई साहब प्राइमरी फंक्शंस? These are known as core banking functions. तो बैंकिंग फंक्शंस के कोर हैं ये. The primary functions include accepting deposits, और इन सारे फंक्शंस पे आरबीआई चेक करता है आप सही काम कर रहे हैं या नहीं. The commercial banks accept deposits from individuals and organizations. ठीक है. These deposits can be classified into two types, time deposits and demand deposits. ठीक है. तो ये दो तरीके के भाई साहब डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स. Granting loans and advances, the commercial banks grant loans and advances to business firms and others who need funds. Loans are provided for longer time period from 1 year and more, while advances are provided for shorter, that is 4 months to 1 year. तो advances आपके 4 महीने से 1 साल के बीच में होता है, और loans generally are approved for 1 year to 1 year and more. ठीक है. दोनों भी चीजों में आरबीआई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करती है. किससे आप डिपॉजिट ले रहे हैं? डिपॉजिट हवाला मनी तो नहीं है, डिपॉजिट भाई साहब कोई झोल का पैसा तो नहीं है, ठीक है, ये भी चेक करेगा. और आप किसको लोन अप्रूव कर रहे हैं, किसको एडवांसेस दे रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा रिक्वायर्ड इंडिविजुअल को पहुंचना चाहिए, ठीक है. सो ये आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है. तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दो टाइप के डिपॉजिट हो गए आपके, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, आपने भाई साहब बैंक में पैसा लगाया 5 साल तक, 5 साल तक उस पैसे को टच नहीं करने वाले, तो ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया. 5 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, जो भी आपका फिक्स्ड किया है आपने, उसको हम बोलेंगे टाइम डिपॉजिट. यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी बिफोर दैट. इफ यू डू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. और डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया. आपने भाई साहब सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ है, आप जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. योर सेविंग्स अकाउंट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट. मतलब आपने जब भी डिमांड किया है, बैंक को उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा. आप अपने सेविंग्स अकाउंट से भाई साहब लोगों को पेमेंट वगैरह जो करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ डिमांड, ठीक है. तो डिमांड डिपॉजिट्स हो गए. तो आपके भाई साहब डिपॉजिट्स दो टाइप के हो गए. तो दिस इज वन इज टाइम डिपॉजिट एंड द अदर वन इज डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या क्रिएट करता है? सेविंग्स अकाउंट, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, आप इसको बेसिकली डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं. और टाइम डिपॉजिट मतलब जिस पैसों को आपने फिक्स कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट. तो ये हो गया डिपॉजिट का खेल. लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स मतलब हो गए 1 ईयर और मोर के लिए जब बैंक आपको लोन ग्रांट कर रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, ठीक है. और अगर भाई साहब एडवांस दे रहा है तो ये जनरली फॉर 4 मंथ्स टू 1 ईयर. अगर 1 ईयर से कम है तो उसको हम एडवांस बोलते हैं, ठीक है. So these are the primary functions, ठीक है. Now accepting deposits, the commercial banks accept deposits from individuals and organizations. The deposits, time deposits and demand deposits. Time deposits made by customers for a certain period of time during which the money cannot be withdrawn. आपने भाई साहब 5 साल के लिए कोई पैसा फिक्स किया है, तो उसके पहले आप पैसा उठा नहीं सकते, ठीक है. अगर आप उठाते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई है, यू कैन डू दैट, बट दैट वुड नॉट गिव यू द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो आपने एग्री किया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है. उसमें से कुछ पैसे कट जाएंगे, ओके. These deposits are repaid to the customer after the expiry of the decided time. तो एक बार आपका टर्म खत्म हो जाए तो आपको बैंक को देना पड़ता है, ठीक है. Since the money is deposited for a fixed period, the bank invests the money or gives it as a loan to another customer on which the bank earns interest. तो बैंक हमेशा टाइम डिपॉजिट को एनकरेज करता है. क्यों? क्योंकि वो पैसा कस्टमर टच नहीं करने वाला,
ठीक है, इस पैसे को वो घुमा सकता है अपने हिसाब से। लेकिन जिस पैसे को वो भर रहा है फिर निकाल रहा है, भर रहा है फिर निकाल रहा है, उसको तो भाई साहब अनसर्टिनिटी ज़्यादा है, तो वो कल कैसे दूसरे को लोन पे दे सकता है। ठीक है, सो द मोर टर्म डिपॉजिट्स अ बैंक विल हैव, द बेटर इट विल बी एबल टू यूज दैट मनी इन ऑर्डर टू गिव लोन्स एंड अर्न गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर क्लाइंट्स। ठीक है, so since the money is deposited for a fixed period, the bank invests the money or gives it as a loan to another customer on which the banks earn interest. टाइम डिपॉजिट्स भाई साहब आपके दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट इन विच फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक भाई साहब इसमें पैसा जमा होगा। इट इज अ टाइम बाउंड डिपॉजिट विच अर्न्स फिक्स इंटरेस्ट रेट रेकरिंग। तो ये डिपॉजिट समझ में आ गया, एक 5 साल का फिक्स कर दिया आपने, 2 साल का फिक्स कर दिया, 10 साल का फिक्स कर दिया, जो भी फिक्स्ड है उस पर भाई साहब आपको एक, जैसे ही आप टेन्योर को कंप्लीट करेंगे वो पैसा वापस आ जाएगा आपको विद इंटरेस्ट। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा नहीं है। ठीक है, सो व्हाट दे डू इज हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते रहेंगे, तो आपका एक रेकरिंग टाइप का डिपॉजिट हो गया। मतलब हर महीने लेट से आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये एक रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, हर महीने आप बाय डिफॉल्ट आप ये डिपॉजिट करें। सो दिस इज बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट इन विच अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा बोला जा रहा है कि वैसे 2 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए हम हर महीने 1000 रुपये जमा करते रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। तो बिजनेसमैन जिनका रेगुलर इनकम है या सैलरीड पर्सन है जिनका भाई साहब एक पैसा आ ही रहा है, तो वो देख रहे हैं कि भाई साहब मुझे कम से कम 10,000 तो मिल ही रहे, तो 10,000 में से क्या मैं 1000 का रिकरिंग डिपॉजिट बना सकता हूँ, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज ऑपरेटेड। सेपरेट पासबुक इज प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ द आरडी अकाउंट। तो रेकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट को जानने के लिए एक सेपरेट पासबुक दिया जाता है। आपने पासबुक से अपने देखा रहेगा भाई साहब। ठीक है, तो उस पासबुक में कब कितना आपने डिपॉजिट किया है वो सब दिखता है। ठीक है, और आपका टोटल बैलेंस कितना है, आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, दैट ऑल्सो कुड बी सी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सेविंग्स अकाउंट बेसिकली। डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब चाहे आप तब विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ करना मतलब बैंक में जाकर पैसे निकालना नहीं होता है या एटीएम से पैसे निकालना नहीं होता है। विड्रॉ करना मतलब आप किसी को पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने भाई साहब किसी को चेक दे दिया, आपने किसी को जीपे कर दिया, आपने किसी को पेटीएम कर दिया। कहाँ से जा रहा है ये? आपके बैंक से जा रहा है, और बैंक से जा रहा है मतलब आप डिमांड कर रहे हो ना बैंक से, यू आर बेसिकली डिमांडिंग इट एंड गिविंग इट टू समबडी एल्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेड टू कस्टमर्स व्हेन एवर दे डिमांड। जब भी भाई साहब इनको डिमांड रहेगा तब भी बैंक्स को इनको देना ही पड़ेगा। दे हैव टू बी रीपेड टू द कस्टमर ऑन डिमांड। ठीक है, द कस्टमर्स कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम एज पर देयर विश थ्रू विड्रॉल स्लिप से। बैंक्स में जाकर विड्रॉल स्लिप्स होती हैं, उसमें अमाउंट भरकर आप विड्रॉ कर सकते हैं। चेक्स दे सकते हैं किसी को, आपने भाई साहब किसी को चेक दे दिया तो आपका चेक का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड अकाउंट से नहीं जाएगा, वो सेविंग्स अकाउंट से जाएगा। ठीक है, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जीपे कर सकते हैं, ठीक है, पेटीएम कर सकते हैं, ये सारे आपके जो भी होंगे दीज आर डिमांड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑफ 2 टाइप। एक हो गया आपका सेविंग्स अकाउंट, इट इज अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट वेयर पीपल डिपॉजिट देयर पर्सनल सेविंग्स। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स हैव इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमाउंट्स पीपल। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है और ये इनकरेज करता है उस हैबिट को। का हो गया भाई साहब। सेविंग अकाउंट्स इज जनरली ऑपरेटेड बाय पीपल हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम। जिनका भाई साहब रेगुलर या फिक्स्ड इनकम है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा या कभी बहुत कम, ऐसा नहीं। जिनका भाई साहब फिक्स्ड है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या फिक्स्ड इनकम पे जो लोग हैं। ठीक है, सैलरीड पीपल और डेली वेज अर्नर्स। करंट अकाउंट, तो इट इज यूजुअली ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैरी आउट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट्स। अभी देखो 2 टाइप के आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, एक हो गया आपका सेविंग्स और दूसरा हो गया आपका करंट। फिक्स डिपॉजिट बोल रहा हूँ मैं आपको, टाइम डिपॉजिट के डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स हमने देख लिया, नाउ वी आर सीइंग व्हाट डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स आपके 2 टाइप के हो गए, एक तो सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट मतलब आपका खुद का अकाउंट। ठीक है, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादा करके बिजनेस फर्म्स में होता है। बिजनेस फर्म्स का एक करंट अकाउंट होता है जिसमें से डेबिट क्रेडिट सारा मतलब पैसा आवन जावन चालू रहता है। किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट ले रहे हैं, ये सारा कुछ जो होता है करंट अकाउंट से होता है। ठीक है, सो करंट अकाउंट इट इज यूजुअली ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैरी आउट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट्स।
भाई साहब लेन देन हो रहा है भाई साहब बड़े हाई अमाउंट का, उसमें करंट अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है। द बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ, हर महीने भाई साहब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। Current account is generally operated by businessmen, companies, public bodies, trust और any other commercial organization। जितने भी आपके बिजनेस हाउसेज होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, ये सारे आपके करंट अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे विल बेसिकली फॉर्म करंट अकाउंट, ठीक है। ये होगा ही होगा। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये दूसरा। तो आपके दो टाइप के डिपॉजिट्स हो गए, क्या क्या? टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपका क्या होगा? सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट हो गया। और टाइम डिपॉजिट में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? फिक्स्ड हो गया और रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। एक फिक्स डिपॉजिट हो गया और दूसरा हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या करते हो भाई साहब? आप पैसे को किसी एक फिक्स्ड अमाउंट तक इन्वेस्ट कर देते हो। रिकरिंग डिपॉजिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, ओनली डिफरेंस इज दैट यू आर नॉट गेटिंग द मनी वन शॉट। आप भाई साहब हर महीने कुछ ना कुछ मतलब एक एवरेज अमाउंट पे करते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, नाउ वी कम टू द अदर मेन फंक्शन ऑफ बैंक्स विच इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोगों तक पैसा सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। अब ये लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनीबॉडी, ठीक है। द कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स हु नीड दीज फंड्स। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड फ्रॉम 1 year एंड मोर। और उसके नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? एडवांसेस फॉर 4 months to 1 year। Loans are provided to businessmen and others who need bank funds, ठीक है। तो borrowers can utilize either sanctioned amount or can even withdraw in installments। तो the borrowers जो होते हैं can use entire sanctioned amount। तो जैसे समझ लो किसी का लोन अप्रूव हुआ 10 लाख का, तो जिसको अप्रूव हुआ वो हो सकता है 6 लाख उसने यूटिलाइज किया हो एंड और विदड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट्स, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में वो उठा रहा हो अपने बैंक से, ठीक है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है। The bank charges interest on the loan amount. So obviously whatever loans have been sanctioned after proper verification processes, the bank would charge an interest for the same, ठीक है। Types of loans on the basis of duration. Short-term loans. These loans are granted for a period up to 1 year so as to meet borrowers' working capital requirements. Working capital कौन सी capital होती है भाई साहब? What is working capital? रॉ मटेरियल्स को खरीदना वर्किंग कैपिटल। जैसे फार्मर हो गया, उसके लिए ट्रैक्टर चलवाना वर्किंग कैपिटल। इरिगेशन के लिए पानी, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। लेबरर्स एम्प्लॉय करना, ये सब आपका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। दिस इज ऑल कमिंग अंडर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल में आपको चुकता करना पड़ता है, ठीक है। मीडियम टर्म लोन्स, these loans are granted from 1 to 5 years so as to meet borrowers working and fixed capital requirements. And long term loans, these loans are granted for a period of 5 years or more so as to meet borrowers long term capital requirements. तो long term capital requirements को, तो भाई साहब शॉर्ट टर्म मतलब up to 1 year, मिड टर्म मतलब 1 to 5 years एंड मोर देन 5 years की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो ऐसा पैसा मैं अगर लूं जो 5 साल में चुकता नहीं कर सकता, 5 साल से ज्यादा लगेगा, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। जैसे कितने टाइप के लोन्स आपके सामने ही हैं? होम लोन, व्हीकल लोन, ये सारे जितने भी हैं आपके, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। जनरली लोग 10-20 साल में होम लोन को चुकता करते हैं, दैट्स अ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो जितना भाई साहब आपका टर्म बढ़ता जाएगा उतना ही आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है। मीडियम टर्म लोन्स, ठीक है, 1 to 5 years एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। एडवांसेस क्या होते हैं भाई साहब? 4 मंथ से लेकर 1 year तक जो हम देते हैं। स्मॉल टर्म फंड्स प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन सो एज टू सेटिस्फाई देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। दे आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 months to 1 year, ठीक है। सो एडवांसेस आर एज फॉलोज। एक हो गया आपका कैश क्रेडिट, ठीक है। दूसरा हो गया भाई साहब आपका ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट, ठीक है, एक हो गया भाई साहब आपका ओवरड्राफ्ट, और तीसरा हो गया आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सारे आपके भाई साहब एडवांसेस हो गए, ओके। सो लेट्स लुक एट कैश क्रेडिट। मीनिंग अंडर दिस फैसिलिटी अ सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट is opened and the customer can withdraw funds from this account up to a certain pre-decided limit। तो आपको एक लिमिट दी जाती है, एक कैश क्रेडिट, एक सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन किया जाता है कस्टमर के लिए, और कस्टमर कैन विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम दिस अकाउंट अप टू अ सर्टेन प्री डिसाइडेड लिमिट। तो एक लिमिट तक आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं एज पर योर यूजेज, ठीक है।
The cash credit facility is provided to current account holders. Interest rate and purpose. Interest rate is higher on cash credit. It provides working capital for longer time period. ठीक है. Separate account, separate cash credit account has to be maintained by the borrower. ओवरड्राफ्ट क्या होती है भाई साहब? ओवरड्राफ्ट मतलब जैसे आपका आपके बैंक में लेट्स से मेरा भाई साहब करंट अकाउंट है, ठीक है, और राहुल मेरा क्लाइंट है भाई साहब, तो मेरे को या राहुल से मैंने रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं, तो मेरे को उसको पेमेंट करना है और ये रेगुलर चलता ही रहता है। तो समझ लो मेरे बैंक में अभी 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और उसका बिल आया 15,000 का, उसको रिक्वायरमेंट है 15,000 की। अभी हर महीने मैं उसको देता रहता हूँ 20-25 जो भी रहता है, तो मैंने 15,000 का चेक इशू कर दिया विदाउट चेकिंग माई बैंक बैलेंस, तो व्हाट विल हैपन? द चेक विल बाउंस, राहुल विल बी फाइंड एंड आई विल बी फाइंड एज वेल। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए करंट अकाउंट होल्डर्स पे डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेंडिंग पैटर्न बैंक्स समटाइम गिव एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट का एक लिमिट दे देगी, मतलब आपके बैलेंस से 5,000 ज़्यादा का आप चेक इशू कर सकते हैं, हम उस चेक को ऑनर कर देंगे, लेकिन आपके उसमें दिखाएगा कि आपको अभी बैंक से 5,000 आपको चुकता करने हैं। तो दैट इज कॉल्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू इंश्योर दैट बिजनेस ट्रांजैक्शंस डू नॉट गेट और डू नॉट बिकम नल एंड वॉइड, कोई रिटर्न चेक ना हो जाए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। So under this facility, the customer is allowed to withdraw more than what is currently outstanding in the account up to a certain pre-decided limit. तो 10,000 मेरा बैलेंस है और बैंक ने मेरे को 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है, तो मैं राहुल मात्रे को एक 15,000 का चेक अभी भी इशू कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो बैंक ऑनर कर देगा, ठीक है। हाँ, मुझे वो पे करना पड़ेगा बैंक को, बट वो चेक आपका बाउंस नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका प्री डिसाइडेड लिमिट होता है। कस्टमर्स एंड पीरियड, द फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स। ये फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट होल्डर्स को ही होती है जिनके भाई साहब अकाउंट्स बिजनेस से लिंक्ड होते हैं। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज। तो ये जो मैंने 5,000 रुपये बैंक से लिए, मतलब बैंक ने मेरे होकर पे किए, तो इसे मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा विद इन 15 to 60 डेज। आई विल हैव टू रिटर्न दिस अमाउंट बैक टू द बैंक्स विद इन 15 to 60 डेज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एंड पर्पस, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। तो इंटरेस्ट भाई साहब किस पे होता है? जो एक्चुअल अमाउंट, जो मतलब 5,000 जो मैंने उसको दिया उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, ठीक है। सेपरेट अकाउंट, नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन एंड एंट्रीज आर शोन इन द करंट अकाउंट। इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता। जैसे कैश क्रेडिट के लिए आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, आपको भाई साहब ओवरड्राफ्ट के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता। अगर आपने किसी करंट अकाउंट होल्डर का पासबुक देखा रहेगा या बैंक स्टेटमेंट देखा रहेगा, तो आप देखोगे अचानक भयानक में बहुत सारे ऐसे ओवरड्राफ्ट के ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, और इन ओवरड्राफ्ट के ट्रांजैक्शंस पे एक इंटरेस्ट लगता है जो उसको पे करना पड़ता है विद इन 15 to 60 डेज, ठीक है, क्लियर है। और ये सारा कुछ उस करंट अकाउंट में ही हो रहा है। It is not that you would require a different account for this. For cash credit you would need a different account, but for overdraft you would not need a different account, ठीक है। Discounting of bills of exchange, banks also discount bills of exchange and charge nominal fee for providing this fee. The drawers of bills of exchange or beneficiary can discount the bill with bank to obtain an advance, ठीक है। डिस्काउंट करना मतलब बैंक से एक एडवांस लेना, एक लोन लेना। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉइंग। तो वैसा वो बैंक रिकवर करेगा वो अमाउंट, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस, अभी ये सारे जो भी थे आपके, लोन अप्रूव करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, और ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देना, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देना, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अप्रूव करना, ये सब आपके बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ठीक है, टाइम और कौन से डिपॉजिट आपके वैसा, टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और फिर आपके लोन्स और एडवांसेस को एक्सटेंड करना, कैश क्रेडिट सिस्टम, ओवरड्राफ्ट, या ये सारी जितनी भी तमाम चीज़ें आपने देखी, ये सब बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस है। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंडरी फंक्शंस। तो आपके एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस आर द सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। What are these functions? Here, a commercial bank acts as an agent or representative of its client. How? Agency functions तो मतलब client के representative के बतौर
ठीक है, कमर्शियल बैंक्स एक्ट करते हैं। पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमेटेरियलाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इन सारे सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। सो हाउ आर दीज? पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कमर्शियल बैंक्स collect salary, dividends, interest and any other income which are to be received by customers periodically। तो मतलब कैसा है, जैसे ये पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, तो जैसे समझ लो अभी लेट्स से राहुल इज बेसिकली अ बिजनेस ओनर, उसके फर्म में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ का अलग अलग सैलरी है, 10 लोगों का कुछ और सैलरी, 10 लोगों का कुछ और सैलरी, तो इन सब के सैलरीज हैं, इन सब के सैलरीज को क्या वो गले में बैठा रहेगा, हाँ भाई साहब ये लो पैसा, ये तुम लिए ये इतना पैसा, ऐसा वो नहीं करेगा, ही विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल डू अ टाई अप विद अ बैंक, तो HDFC से या ICICI से वो टाई अप कर लेगा और सैलरी अकाउंट क्रिएट कर देगा इन 100 लोगों के लिए, और वो इन 100 लोगों का जो पैसा है, अच्छा इसको महीने में 21,000 मिलता है, इसको 25,000 मिलता है, इसका 30,000 मिलता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको भेज देगा और क्या हो जाएगा भाई साहब, और वो जो टोटल मनी है वो पूरा पैसा बैंक को वो 28 तारीख को भेज देगा, 1 तारीख को बैंक इन सब के अकाउंट्स में वो सैलरी क्रेडिट कर देगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट्स। तो कौन पेमेंट दे रहा है? बैंक पेमेंट दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ राहुल म्हात्रे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो 1 तारीख को या 2 तारीख को जब भी सैलरी क्रेडिट होती है, सबके अकाउंट में उनके सैलरी के हिसाब से पैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये राहुल म्हात्रे नहीं भर रहा, अच्छा ये देखो इसमें ट्रांसफर किया, उसके भाई साहब 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ को वो गूगल पे मारते नहीं बैठेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली पेड बाय द बैंक। तो ये एक फंक्शन हो गया। अभी जैसे बैंक राहुल के लिए दूसरों को पेमेंट्स कर रही है, वैसे ही बैंक राहुल के लिए पेमेंट्स कलेक्ट भी करती है। सो किसी क्लाइंट को कॉल करके रिमाइंडर देना कि आपका भाई साहब बिल ड्यू हो गया है, आप हर महीने इस तारीख को भर देते हैं, अभी तक पैसा आया नहीं है, ये बैंक करेगा, ठीक है। रिमाइंडर्स भेजना, तो बैंक इसके बिहाफ में दूसरों को पेमेंट्स भी कर रही है और इसके बिहाफ में दूसरों से पेमेंट्स भी इसको पहुंचा रही है। क्यों कर रही है बैंक? क्योंकि ये बैंक के साथ बहुत बड़े पैसे का लेन देन कर रहा है, ठीक है। ही इज बेसिकली डूइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक मतलब मैं भी पहले उसी में काम करता था, अमेरिकन एक्सप्रेस बोल के एक बैंक है, क्रेडिट कार्ड है बेसिकली, और इंडिया में तो खैर उतना ज़्यादा उनका ऑपरेशंस नहीं है, बट है फिर भी। तो अमेरिकन एक्सप्रेस मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को अमेरिकन एक्सप्रेस अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड्स देता है हर साल। तो मेरा एक दोस्त है, उसको एक रिवॉर्ड मिला था, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे रिवॉर्डेड दैट पर्सन। तो उस दोस्त को क्यों रिवॉर्ड मिला, और उसको रिवॉर्ड मिला 5 दिन US में स्टे का, यहाँ से वीज़ा और पासपोर्ट मतलब फ्री 5 डेज मतलब लग्जरी होटल में, और काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स मिले, ठीक है। ये प्राइज़ मिला उसको, रिवॉर्ड मिला। बट व्हाट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दैट वाज डन? तो आप सोचिए कि मतलब कोई बहुत करोड़पति बिजनेसमैन था इन सूरत, ही वाज बेसिकली अ डायमंड डीलर, और इनका अमेरिकन एक्सप्रेस से कार्ड था। तो अमेरिकन एक्सप्रेस को कार्ड को आप यूज़ करते थे या बैंक से यूज़ करते थे, और करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। ही यूज्ड टू बेसिकली स्वाइप हिज कार्ड, और हर महीने करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। अभी इन बिजनेसमैन भाई साहब की कोई बहन थी, एंड शी वॉज स्टेइंग इन अ वेरी रिमोट एरिया इन गुजरात, ठीक है। और उस टाइम पे वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, नेचुरल विपत्ति थी, और शी वॉज वेरी अनवेल, बहुत ही तबीयत खराब हो गई इनकी। तो इन्होंने भाई साहब बहुत सारा ट्राई किया, वो जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भाई साहब प्लेन नहीं पहुँचता है। तो अचानक से अमेरिकन एक्सप्रेस से कॉल आया इनको कि कुछ आपका ट्रांजैक्शन ये वाला आपने ऑथराइज किया, ये सब जो नॉर्मल। तो जिसने कॉल किया, मतलब ड्यू डेट को रिमाइंडर के लिए कॉल आया था, मेरे दोस्त ने कॉल किया था बेसिकली कि आपका शायद 2.5 करोड़ का बिल बाकी है, तो ये दिन ड्यू है, आप हर महीने तो दे ही देते हैं। तो ऐसी बातें होते होते उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, अभी मेरी बहन ऐसा फंसी हुई है और मैं उसको कैसे भी करके इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बंदे ने किसी को मेल लिख दिया कि ऐसा ऐसा हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं ये, और हर महीने का 3-4 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है इनका हमारे बैंक से, तो कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस पर्सन। सो
his sister was lifted on an airplane. एयर एम्बुलेंस समझते हैं आप? एयर एम्बुलेंस बेसिकली ऐसे जगहों पे जाता है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एयर एम्बुलेंस हुआ करते हैं, मतलब अगर आप बहुत रिमोट एरिया, अमेरिका में वैसे हम ऐसे फ्लैट्स में नहीं रहते हैं, लोग ज़्यादा करके अपने बंगलोज में रहते हैं, तो कभी कभी रिमोट एरियाज़ हो जाते हैं वो, तो रिमोट एरिया से भाई साहब एम्बुलेंस पहुंचेगी, फिर उसको उठाएगी, फिर लेकर आएगी। इससे अच्छा हेलीकॉप्टर से भाई साहब उस इंसान को लेकर हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसा एयर पिकअप किया गया, अमेरिकन एक्सप्रेस ने इस पूरे की फंडिंग की, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस फंडेड द एंटायर प्रोग्राम ऑफ पिकिंग दैट पर्सन अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिमोट एरिया इन गुजरात एंड बेसिकली ट्रांसफरिंग इट टू अ हॉस्पिटल। So she was evacuated and she was well going. बट सोचिए कि कभी कभी बैंक्स अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हद तक जाते हैं। अभी आप सोचिए 4-5 करोड़ का जिसका ट्रांजैक्शन है हर महीने, ठीक है, तो बैंक ने मतलब अगर 50,000 या 1 लाख तक भी लगा होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, बेसिकली आपका उतना ज़्यादा भी नहीं लगा होगा, हेलीपैड से अगर किया होगा पिकअप तो उतना ज़्यादा भी नहीं लगा होगा, तो बैंक को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है एंड बैंक हैज़ गॉन। लेकिन ये कस्टमर उनके लिए परमानेंट हो गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्विच ऑन फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस टू एनी अदर बैंक। सो दैट इज़ डेफिनेट फॉर श्योर, बिकॉज इस बैंक ने, हालांकि क्या ये बैंकिंग सर्विसेज की सर्विस है? इट इज़ नॉट राइट, ये तो भाई साहब हॉस्पिटल सर्विसेज की सर्विस है ना। मतलब उसने ऐसे बोल दिया कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं आपका कॉल बाद में पिकअप करता हूँ, मेरी बहन फंसी हुई है, उसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू सेंड एनी एम्बुलेंसेज आउट देयर। और उस बंदे ने मतलब फटाफट किसी को मेल लिखा एंड दिस वाज डन, ऑल्दो ये उस बंदे के काम के दायरे के बाहर था और ये बैंकिंग का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन दे हेल्प्ड हिम एंड बिकॉज ऑफ दिस द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू स्विच ऑन टू एनी अदर क्रेडिटर। सो ये कस्टमर पक्का हो गया उनके लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी कभी कभी बैंक्स कर देती हैं, द बैंक्स बेसिकली एक्सटेंड हेल्प। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मेरी मॉम चल नहीं पाती हैं, शी हैज़ गॉट नी प्रॉब्लम्स, तो उनको अगर बाहर जाना रहता है तो बहुत तकलीफ वाली बात है। शी हैज़ टू बेसिकली गेट डाउन, लिफ्ट से तो उतर जाएंगी लेकिन मतलब वॉकर लेके ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते। तो कभी कभी कोई भी बैंकिंग का काम आज की तारीख में मतलब बैंक से लोग आ जाते हैं घर में, ठीक है, साइन वगैरह लेने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए बैंक्स बेसिकली रीच योर डोरस्टेप। हालांकि उनका काम नहीं है, बट इन ऑर्डर टू सर्व सीनियर सिटीजन्स दे डू दिस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बैंक्स के सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर मेनी अ टाइम्स बैंक बेसिकली डू दीज थिंग्स, ठीक है। सैलरी, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम विच आर टू बी रिसीव्ड बाय कस्टमर्स पीरियोडिकली, तो कस्टमर से जो मिलना बाकी है ये सब बैंक उनके लिए अरेंज कर देता है। सिमिलरली बैंक्स ऑल्सो मेक पीरियोडिक पेमेंट सच एज टैक्सेस, जैसे बैंक आपका टैक्सेस भी भरता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी के घर में लोग जॉब्स कर रहे हैं, क्या कभी भी आपने मम्मी पापा के सैलरी स्लिप देखे? अरे थोड़ा देखिए क्या जाता है, ठीक है। तो अगर आप उनका सैलरी स्लिप देखेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सैलरी स्लिप मतलब अमाउंट नहीं देखना है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो उसमें सैलरी ब्रेकडाउन में आपका रहेगा टैक्स कितना गया है, तो टैक्स का एक स्लैब रहेगा कितना टैक्स गया है, ठीक है, ठीक है। बिल्स, प्रीमियम्स, ये सब बैंक्स करके देते हैं, दे बेसिकली डू दिस, ठीक है। बिल्स, प्रीमियम्स, रेंट एक्सेट्रा ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर, किसी LIC पे आप प्रीमियम का पेमेंट होना, ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो कस्टमर्स के लिए बैंक्स करते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा सर्विसेज विच आर बीइंग डन बाय द बैंक्स, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े लोग जो होते हैं मतलब पैसे वाले लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, तो ये सब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। So many investments basically make a portfolio. Large commercial banks provide portfolio management services wherein they buy and sell securities such as shares, bonds and debentures on behalf of their clients. तो ये clients को बोलते हैं कि भाई साहब ये टाइम है बेच दो ये शेयर्स, या ये टाइम है ये शेयर्स खरीद लो, ठीक है, ये सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो मतलब क्लाइंट क्या देखेगा, यार कभी गोल्ड का प्राइस अप हो रहा है कि कभी इस शेयर का भाव गिर रहा है, उस शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, इतना सारा, और अपना बिजनेस भी देखना है उसको, तो द क्लाइंट माइट नॉट हैव adequate amount of time to manage all these things, so the banks are going to do these things for him, ठीक है। ये बैंक्स जो है तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
Fund transfer. Commercial banks undertake various initiatives to make fund transfers hassle free. Fund transfer आपका hassle free हो. They provide the facility of transferring funds from one branch to another branch as well as to another bank. Dematerialization, ठीक है. Banks provide dematerialization facilities to their clients wherein they undertake the electronic transfer of shares in case of purchase or sell. आज की तारीख में बस पहले एक ज़माना था कि आपको शेयर्स को बेचना आएगा तो ऑफिस में जाकर बेचना पड़ता था. आज की तारीख में शेयर्स के ट्रांसफर ऑनलाइन ही हो जाते हैं. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन. शेयर का ट्रांसफर, शेयर का सेल, शेयर का क्लोजर, ये सब कुछ आपका ऑनलाइन ही हो जाता है. इट एनेबल्स क्लाइंट्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये सब अपने शेयर्स को होल्ड ऑन कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. फॉरेक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. तो फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शंस, बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स. तो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स, जो भी उनके क्लाइंट्स होंगे, ठीक है. यूटिलिटी फंक्शन. अभी देखो यूटिलिटी फंक्शन क्या हो जाएगा. दीज फैसिलिटीज और प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज. इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स. अगर आपने बैंक अकाउंट खोला रहेगा तो लगभग 4-5 दिनों में आपके घर पे एक चेक आपके नाम पे प्रिंटेड होकर आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स. तो चेक्स आपके नाम पे प्रिंट होकर आ जाएंगे, वो चेक्स आप दूसरों को इशू कर सकते हैं. लॉकर फैसिलिटी मिलती है बैंक्स में, जहाँ पे आप भाई साहब कोई वैल्यूएबल चीज़ें, क्योंकि बैंक्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं. वहाँ पे बर्गर अलार्म रहता है, ठीक है. वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटीज़ होती हैं. तो आपका अगर कोई भी कीमती चीज़ होगा आपके घर में, अगर लोग ज़्यादा करके काम पे जाते रहेंगे और आप ऐसा मतलब सेफ नहीं फील करते हैं, सो यू कैन कीप इट इन लॉकर्स वेयर इन दे वुड बी सेफर. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. भाई साहब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है या जो भी है आपका, वो सब रिपोर्ट बनाना. गिफ्ट चेक्स. दीज आर बेसिकली स्पेशल चेक्स इशूड टू योर क्लाइंट्स. अंडरराइटिंग सर्विसेज. बहुत सारे आपके सर्विसेज होते हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, अंडरराइटिंग सर्विसेज बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपरली चीज़ों को चेक करते हैं. गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज एज वेल. सो दीज आर सर्टन सर्विसेज विच वी विल study in detail in the next class. Thank you so much for your time.